हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हमारे आर्टिकल 52 से लेके और 80 तक लगभग करने वाले हैं। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो बच्चे हमसे पहले ही जुड़ रखे हैं तो उनको ये पता है कि हम यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, लेखपाल, रेलवे या आपके यूपी ट्रिपल एससी के हो गए, जितने भी एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, उन सभी के लिए हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। और ख़ासकर ये पॉलिटी जो पढ़ा रहे हैं हम यूपीएसआई के लिए पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आपके सभी जितने भी एग्ज़ाम हैं यूपीएसआई की अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली एक बार, तो उसके बाद में आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक्स्ट्रा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूपीएसआई का सिलेबस अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस है एज ए पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी अगर आपने यूपीएसआई की पढ़ लेते हैं तो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए दोबारा पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी के लिए हम ये करा रहे हैं। और यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो सीरीज है ये बन जाती है। और जितने भी इसके आपने पुराने टॉपिक हैं, जितने भी आपको पहले करा रखे हैं, वो हमारी नीचे प्लेलिस्ट दे रखी है। यूट्यूब चैनल है हमारा ये, तो इसी को आप सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आपको इसकी जो अन्य क्लासें हैं वो मिल जाएंगी, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार हो गए। आप देखना एक बार पढ़ के, 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है और कितने अच्छे से पढ़ा रखा है। उसके बाद में हमारे जो डीपीएसपी हो गए वो कितने अच्छे से पढ़ा रखे हैं। आप देखना, आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आएगा और चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी। आप करेंगे उन चीज़ों से रिलेट जो मैंने आपको पढ़ा रखी हैं, समझा रखी हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हम शुरू करते हैं। और आज मैंने जो परिवर्तन किया है इसमें 2 चीज़ों में किया है कि इसमें जो है थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसके थ्योरी और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, उसकी क्लास दोनों अलग अलग रख दी हैं। तो इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आने वाले टाइम में जब भी मैं आपको इसकी क्लास दूंगा ऑब्जेक्टिव टाइप, वो क्वेश्चन आंसर आप एकदम से रिलेट कर पाएंगे और उनको बहुत अच्छे से लगा पाएंगे। तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। और आपने अगर कहीं से भी पढ़ रखी है पॉलिटी तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ना, क्योंकि ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको चीज़ें ऐसे समझाऊंगा कि आपको रिलेट कर पाएँ उन चीज़ों से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आर्टिकल जो 52 है हमारा, अनुच्छेद 52, वो राष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। और वो क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको देख रखा है इसमें, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और ये क्या कहता है कि आर्टिकल 52 में दे रखा है, यह अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 52 केवल राष्ट्रपति पद की स्थापना करता है। यानी कि राष्ट्रपति की जो पद है उसकी जो स्थापना होती है वो आर्टिकल 52 के तहत होती है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। इसमें आगे बात क्या की गई है, जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि भारत जो है वो आर्टिकल 52 के तहत संसदीय शासन प्रणाली को एक भारत में स्थापित है। और उसके तहत ही राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 52 है उसके तहत राष्ट्रपति के पद जो है वो आता है। ठीक है, और इसलिए राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है। संसदीय शासन प्रणाली है, इसका जो प्रमुख होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, लेकिन नाम मात्र का होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आगे दे रखा है इसमें कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। यानी कि राष्ट्रपति जितने भी कार्य करेगा वो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उससे पूछ के करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जितने भी काम करेगा। ये दे रखा है इसमें, देखो कि राष्ट्रपति संघ का प्रमुख है, राज्य का नहीं। यानी कि राज्य का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और जो केंद्र का यानी कि जो संघ का होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि एकता और अखंडता का भारत की जो प्रतीक है वो राष्ट्रपति है। इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला मतलब आगे देख लेते हैं इसमें, यह पद अनिवार्य है, हटाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आपको राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 के तहत अनिवार्य पद है, जो संसदीय शासन प्रणाली है उसके अनुसार। ठीक है, अगर इसको आपको पद को हटाना है तो आर्टिकल जो आपका 68 है, 368, उसमें संशोधन करना पड़ेगा और इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का पद हटाया जा सकता है तो बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन संशोधन करके। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 53 आता है उसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति क्या है। देख लेते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कि संघ की कार्यपालिका जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में किस में होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, इसमें जो आगे देख रखा है वो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य होते हैं। अगर आप कोई भी अपनी संधि को साइन करते हैं या कोई भी आप ट्रेड डील साइन करते हैं, जैसे कि अभी हमने 2 की हैं, भारत ने अभी 2 ट्रेड डील साइन की हैं, एक यूएसए के साथ की है यानी कि अमेरिका के साथ, और एक हमने की है यूरोप के साथ। तो ये जो ट्रेड डील होती हैं ये राष्ट्रपति के नाम से, जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखना कि जितने भी विदेशों में काम होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, लेकिन करेगा कौन, प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन वह अपने अधिकारों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी कि राष्ट्रपति के नाम से सभी कार्य होते हैं, लेकिन सभी कार्य जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पे होंगे। ठीक है, ये अनिवार्य है आर्टिकल 74 के तहत। मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो अनिवार्य हो जाती है, किसके तहत, आर्टिकल 74 के तहत।
राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ठीक है। जो सशस्त्र बल होते हैं हमारे, यानी कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं नेवी और आपको बोलते हैं आर्मी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, या बोलते हैं एयरफोर्स, ये सब जो आती हैं वो राष्ट्रपति इनका प्रमुख होता है, प्रधान होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। अब देखो इसमें क्या क्या शक्तियाँ आती हैं राष्ट्रपति के जो हाथ में है। प्रशासनिक शक्तियाँ, शासन कैसे चलाना है उसकी शक्तियाँ। जब तक राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा कोई भी आपका जो संशोधन है वो पारित नहीं माना जाता है, इसलिए प्रशासनिक जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं। सैन्य शक्तियाँ मैंने आपको बता दिया, तीनों सेनाएं, राष्ट्रपति उनका कमांडर होता है, ठीक है। नियुक्ति जो शक्ति होती है, यानी कि नियुक्ति जो देता है, मुख्य जो पद होते हैं ना भारत सरकार के अंदर, उनके जो मुख्य पद हैं उनको जो आपकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, आपके CJI हो गई, और आपके मतलब चीफ जस्टिस हो गए, और भी जो प्रमुख पद हैं यानी कि मंत्री हो गए, जितने भी हो गए, उनकी जो की नियुक्ति होती है ना वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। करता प्रधानमंत्री की सलाह पर है, पर करता कौन है? राष्ट्रपति, ठीक है। संधि करने की शक्ति, यानी कि जो आप किसी भी देश से अगर संधि करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेड डील साइन करना चाहते हैं, या कोई युद्ध वगैरह हो रखा है उसमें जितनी भी संधियाँ हुई हैं वो सब राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। ध्यान रहे राष्ट्रपति की शक्ति व्यवहार में नामात्र होती है, यानी कि अगर आप व्यवहारिक तौर पे देखेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ नामात्र हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है शासन से, प्रशासन से, लेकिन करते जो प्रमुख है वो उसी को मनाया जाता है और उसी को माना जाता है, वही करता है, उसके द्वारा या उसके नाम के द्वारा काम करे जाते हैं, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये नामात्र होते हैं। अगला देख लें, आर्टिकल जो 54 होता है राष्ट्रपति का, इसमें निर्वाचन की बात की गई है। तो जो आर्टिकल 54 है उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है, तो वो कैसे कैसे होता है वो देख लेते हैं हम। तो पहले जो होता है हमारा वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, और ये दे रखा है कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जितने भी राज्य होते हैं उनमें जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो भी निर्वाचित, तो वो उसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी जो विधायक होते हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये क्या गया था, हमारा संविधान संशोधन 70वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा ये अधिनियम लागू किया गया था कि दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो विधायक हैं वो भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो शामिल कौन नहीं होता है राष्ट्रपति के चुनाव में? जो शामिल नहीं होते हैं वो उनके बारे में पूछ लेता है कई बार, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि एक तो नामांकित जो सदस्य होते हैं, यानी कि अगर राष्ट्रपति किन्हीं को नामांकित करता है, 12 सदस्य जो होते हैं, ये साहित्य कला फलाना ठिकाने के जो होते हैं, तो इनको आप जो नामांकित सदस्य होते हैं ये उसमें वोट नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और जो होते हैं हमारे विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो दो तरीके की हमारी जो राज्य विधायिका होती है, दो तरीके से होती है, एक में जो होती है विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, एक में दोनों होती हैं, ठीक है। तो हमारे जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो हर जगह नहीं होती है, इसलिए उसमें वोट नहीं करते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली है, इसलिए जनता सीधे राष्ट्रपति नहीं चुनती। संसदीय प्रणाली का मुख्य मतलब ये होता है कि जनता उसमें प्रधानमंत्री, वो जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव नहीं करती है सीधे। हम किसका चुनाव करते हैं? जो जनता होती है वो सांसद का करेगी, विधायक का करेगी, प्रधान का करेगी, लेकिन इसका जो आपका राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव डायरेक्टली जनता नहीं करती है, सिर्फ उनके प्रतिनिधि जो उन्होंने आपने जिनको जिताया है, विधायकों को जिताया है वो करेंगे, आपके सांसदों को जिताया है उनको वो करेंगे, ठीक है। इसमें यही कह रखा है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। आर्टिकल हमारा आता है 55, अनुच्छेद 55, चुनाव की जो पद्धति है उसके बारे में, पद्धति या प्रणाली जो होती है उसके बारे में बताया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। चुनाव की प्रणाली क्या कहती है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली होती है इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कौन सी? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और दूसरी होती है हमारी एकल हस्तांतरीकरण या प्रणाली, जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली होती है उसके अनुसार भी होता है, ठीक है। तो दोनों होती हैं, इन दोनों में से एक ही पूछेगा, और दोनों आती हैं तो ए और बी जैसे कि सब ऑप्शन करके देता है तो उस तरीके से पूछेगा, दोनों को याद कर लेना, अनुपातिक और एकल। इसमें क्या होता है हमारा मतदान जो होता है हमारा वो गुप्त मतदान होता है, यानी कि किसी को दिखा के वोट नहीं करना होता, आपने बताना नहीं होता किसी को, आप गुप्त तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। वो चाहे आप जैसे कि राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार होते हैं वो 2 या 3 सदस्य जितने भी आप रखना चाहो वो कर सकते हो, और उनमें जो सदस्य होंगे उनको जो वोट पड़ेगा वो गुप्त पड़ेगा, कि आप जो है उसमें किस तरीके से वोट करना चाहें, किसी को भी करना चाहें वो सांसद या विधायक वो कर सकते हैं अपने मन के अनुसार, ठीक है। ये वोट का जो मूल्य होता है, जो प्रत्येक वोट का मूल्य होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो विधायक का जो वोट होता है वो होता है राज्य की कुल जनसंख्या, तो उसको भाग दी जाती है। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है तो हमारी मान लो 30 करोड़ है, ठीक है, 30 करोड़ है, ठीक है।
तो जो निर्वाचित विधायक होंगे, मान लो अगर उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं वो 400 कितने हैं, 403 है, ठीक है। तो उनसे 30 करोड़ को भाग दे दी जाएगी, उसके बाद में जो गुणा के हैं इसमें गुणा कर दी जाएगी 1/1000 की, ठीक है। तो फिर जो है आपके एक जो वोट होगा विधायक का, उसकी जो है वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो उसके अनुसार ये वोट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप देख सकते हैं, इसको समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी डीपली आपसे पूछेगा नहीं, बस पूछेगा कि उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो ये आपको दे देगा, इसको याद करना है बस आपने। ऐसे ही सांसद होते हैं हमारे, उनके जो वोट की वैल्यू होती है वो कैसे निकाली जाती है उसको भी देख लेते हैं। तो वोट की जो वैल्यू उनके भी निकाली जाएगी, एक जो सांसद होगा उसका वोट होगा तो बराबर होगा सांसद का वोट बराबर कुल एमएलए, यानी कितने सांसद हैं, ठीक है। कुल जैसे कि मान लो हमारे जितने भी सांसद होते हैं, जैसे कि मान लो 10 सांसद हैं, एक नॉर्मली बात बता रहा हूँ, और कुल जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो टोटल, तो उनसे जो है हमारी जो वोट की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अगला देख लेते हैं उसके जो उद्देश्य होते हैं। राज्यों के बीच संतुलन बनाना। तो राज्यों के बीच का जो संतुलन है वो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था, मतलब हमारा जो वोटिंग का जो सिस्टम का जो उद्देश्य रहा है वो इसलिए करा गया, इसकी जो वैल्यू निकाली गई वो इसलिए करी गई कि राज्यों में के बीच में जो वैल्यू है, यानी कि बीच जो संतुलन बनाना है उसको कंटिन्यू करा जा सके, यानी कि उसको बरकरार रखा जा सके, ठीक है। आर्टिकल जो 56 आता है हमारा, अनुच्छेद 56, उसमें जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की गई है, और वो राष्ट्रपाल का कार्यकाल कैसे कैसे होता है वो इसमें बताया गया है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। इसमें पुनर्निर्वाचन संभव होता है, कोई आयु सीमा नहीं है, ठीक है। यानी कि कितनी बार आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, एक कार्यकाल आपका 5 वर्ष तक चलेगा, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसका जो त्यागपत्र होता है वो त्यागपत्र आप किसको दे सकता है, जो राष्ट्रपति होगा वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है अपना, ठीक है। उसके बाद में सीजीआई को दे सकता है अगर वो नहीं हो पद पे, तो इस तरीके से चलता है, वो आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। उसको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति पूछेगा तो राष्ट्रपति काफ़ी है। अगला देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो क्या है, ठीक है। जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत आती है, ठीक है। महाभियोग लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। यदि पद रिक्त हो, यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाए, वो किसी कारणवश मृत्यु हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मतलब वो चले जाएं, छोड़ दें, तो 6 महीने के अंदर उनका चुनाव कराना अनिवार्य है, आर्टिकल 62 के तहत। महाभियोग लगता है 61 के तहत, और अनिवार्य चुनाव जो कर सके 6 महीने में वो होता है 62 के तहत, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना आप। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आ जाता है, ये देखो मैंने इसको लिख दिया है आपका, आर्टिकल 57, जो हमारा अनुच्छेद 57 है, उसमें पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है। अगर राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन है वो किस तरीके से हो सकता है, तो आर्टिकल 57 में कहता है हमारा, आर्टिकल राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि कितनी भी बार वो पुनर्निर्वाचन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसा अमेरिका में है कि 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे उसके बाद में नहीं बनेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, ठीक है। संविधान ये देखेगा, संविधान के पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा तय नहीं की गई है। संविधान ने पुनर्निर्वाचन की कोई आयु सीमा तय नहीं की है, मतलब ना ही तो आयु सीमा तय की है और ना ही उसकी जो है कितनी भी बार बन सकता है, ना ही तो नंबरिंग तय की है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कोई भी व्यक्ति सैद्धांतिक रूप से कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर वो सैद्धांतिक रूप से चाहे और जनता चाहती है, उसको जिता रही है, तो वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। अब तक केवल राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि एकमात्र राष्ट्रपति हैं हमारे जो 2 बार बने हैं, वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और एक क्वेश्चन, हमारे पहले जो दलित राष्ट्रपति हैं वो कौन से हैं, आप बता सकते हैं मुझे अगर आपको याद है तो, ठीक है। कमेंट में बता देना कि पहले दलित जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। संवैधानिक जो तर्क हैं, जो उसमें संवैधानिक तर्क दिए गए हैं, जो अपने राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन को कई बार बनाया गया है, वो किस तरीके से आपको संवैधानिक जो तर्क दिए गए हैं संविधान निर्माताओं द्वारा, तो वो क्या कहा गया था इसको पद को बनाने के लिए, इस पद की इस तरीके से वरीयताएं रखने के लिए। तो इसमें कहा गया था कि संविधान निर्माताओं ने लोकतांत्रिक निरंतरता और जनता के प्रतिनिधियों की स्वतंत्र पसंद को प्राथमिकता दी है। यानी कि इसमें कहा गया है कि संवैधानिक जो निर्माता थे उन्होंने लोकतांत्रिक निरंतरता, यानी कि लोकतांत्रिक निरंतरता बनी रहे उसके लिए, और जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनकी स्वतंत्र पसंद को प्राथमिकता दी है। यानी कि अगर वो चाहें, संसद विधायक मिलकर चाहें, तो कितनी भी बार एक आदमी को राष्ट्रपति अपना चुन सकते हैं, ठीक है। ये दिया गया है। इसमें जो यूपीएससी में जो फंसाता है क्वेश्चन, वो किस तरीके से फंसा देता है एग्जामिनर, वो फंसाता है राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार बन सकता है। तो ये हमारा जो कथन हो जाता है ये गलत होता है, ये केवल अमेरिका यानी कि यूएसए में है, हमारे यहाँ पे ये नहीं है, तो इसको काट देते हैं अभी। अगला होता है सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि कितनी भी बार हमारे यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है, ये बात सही है। हमारा जो आता है अनुच्छेद 58 आता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं जो हैं वो अनिवार्य योग्यताएं जो हैं वो क्या हैं,
तो आर्टिकल 58 में योग्यताएं दे रखी हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लेना आप, योग्यताएं क्या क्या हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात तो भारत का नागरिक हो, आर्टिकल 58 के तहत है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, तो कम से कम 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, जो लोकसभा सदस्य होता है उसकी बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, भारत का वो नागरिक हो। अब अगर आप चाहें कि भाई अमेरिका के नागरिक को लाके, ट्रंप को लाके भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि किसी बच्चे को लाकर भारत का राष्ट्रपति बना देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप किसी नॉर्मल बंदे को चाहेंगे आप राष्ट्रपति बना देंगे, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जो है लोकसभा के सदस्य बनने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भारत सरकार होती है वो राज्य के अधीन लाभ का पद नहीं है, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो भारत सरकार या राज्य के अधीन कोई लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि लाभ का पद क्या है। आर्टिकल 58 में बताया गया है कि इसकी योग्यताएं जो होती हैं उसके में बारे में बताया गया है कि उसमें लाभ का पद क्या हो सकता है। ऐसा पद जिससे वेतन लाभ सरकार से मिले और कार्यपालिका का प्रवाह हो, यानी कि अगर कोई आप सरकारी नौकर हैं तो उसमें आपका जो माना जाएगा वो लाभ का पद माना जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है, वो ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। लेकिन राष्ट्रपति, इसमें जो लाभ के पद नहीं माने गए वही बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, राज्यपाल का पद लाभ का पद नहीं है, और कोई भी मंत्री है तो उसका पद भी लाभ का पद नहीं माना जाता। जबकि ये बातचीत गलत है, पर ठीक है, अब जब बोला गया है तो बोला गया है, ठीक है। संविधान निर्माताओं द्वारा ये चीज़ें की गई हैं तो भाई सही की गई होंगी, हमारी इतनी सोच तो नहीं है। इसकी जो गहराई में बताई गई है वो चीज़ ये है कि लोकसभा की योग्यता आर्टिकल 84 से जुड़ा हुआ है। लोकसभा की जो योग्यता है वो आर्टिकल 84 में दी गई है, उससे जुड़ी हुई है कि लोकसभा में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो आपके राष्ट्रपति के पद के लिए अनिवार्य है। तो वो अगर उसके पद की योग्यताएं देखनी है आपको तो आर्टिकल 84 पढ़ लीजिए, वो सेम है, ठीक है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर योग्य है, यानी कि यह सुनिश्चित करने के लिए आर्टिकल 84 के तहत या योग्यताओं के अनुसार आर्टिकल जो 58 है उसके तहत ये सुनिश्चित किया जाता है, ये सुनिश्चित होता है कि राष्ट्रपति जो है लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर योग्य है, ठीक है। आर्टिकल 58 ऐसा। आर्टिकल 59 में आता है पद की शर्तें, जो राष्ट्रपति के पद की शर्तें हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ ऑफिस, यानी कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें ये देखना है। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं रहेगा, यानी राष्ट्रपति जो होगा वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति आपने बना दिया, वो लोकसभा का सदस्य था, तो वो जो है अब जो है संसद का सदस्य नहीं बचा है। तो ये चीज़ आपको ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी कि अगर वो राष्ट्रपति है तो वो किसी भी सरकारी नौकरी पे है या कोई भी चीज़ है, क्योंकि संसद और विधायक तो ये सब तो लाभ के पद नहीं माने जाते। तो इसलिए अगर आप इनको लाभ का पद नहीं माना जा रहा है तो आप अगर आप कोई दूसरा ही जॉब कर रहे हैं उसके बाद में अगर आप राष्ट्रपति का पद धारण करते हैं तो आपको जो है उस पद को छोड़ना पड़ेगा। जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब होगी आप धारण नहीं कर सकते उसको, उसे आधिकारिक निवास मिलेगा, यानी कि जो राष्ट्रपति का निवास होता है तो वो हमारे यहाँ अलग बनाया जाता है, तो इसलिए जो है उसका जो आधिकारिक निवास होगा वो अलग होगा, बिल्कुल ठीक है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं भारत में, ठीक है। ये दे रखा है राष्ट्रपति भवन, आधिकारिक निवास जो होता है उसका। वेतन में भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, ठीक है। इसके जो वेतन और भत्ते होते हैं वो संसद निर्धारित करती है कि इसको कितना वेतन देना है। राष्ट्रपति अगर कोई हैं, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं, तो उनका जो वेतन और भत्ते होते हैं वो सिर्फ संसद डिसाइड करती है कि उनको कितना देना है वेतन और कितना देना है भत्ता। तो इस चीज़ को आप याद रखना। इसके जो संवैधानिक उद्देश्य हैं वो क्या है, राष्ट्रपति की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना। इसका जो संवैधानिक उद्देश्य है, संवैधानिक उद्देश्य मतलब राष्ट्रपति को अगर दे दी जाए वो चीज़ें तो राष्ट्रपति शायद अपने लिए कुछ ज़्यादा कर ले, तो ये तो चीज़ संसद में भी होती है कि संसद में भी दे रखी है तो संसद अपने लिए कुछ भी कर सकती है। तो राष्ट्रपति का जो होता है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए उसको कुछ चीज़ों में बंदिश भी लगाई गई है, तो भाई एक ये चीज़ भी है उसमें, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से आपका क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, तो यदि कोई सांसद राष्ट्रपति बनता है उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई सांसद राष्ट्रपति बन जाता है तो क्या वो आपका मतलब संसद का सदस्य रहता है या लोकसभा सदस्य जो होता है वो रहता है, तो उसको आप कहेंगे कि नहीं, वो लोकसभा का सदस्य है, यानी कि संसद का सदस्य नहीं रहता है, वो केवल राष्ट्रपति रहेगा, ठीक है। जो हमारी संसद बनती है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है, और जो राष्ट्रपति होता है वो अपना अलग पद है, इसलिए वो लोकसभा से मतलब लोकसभा में तो रहेगा लेकिन वो सदस्य नहीं रहेगा, यानी कि आपका सांसद नहीं रहेगा वो, ठीक है। वो एक राष्ट्रपति बन जाएगा, वो भारत का प्रथम नागरिक बन जाएगा, तो इसलिए आपको ये चीज़ समझनी है, ठीक है।
अगला देख लेते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 7 में आती है राष्ट्रपति के पद की जो शपथ होती है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ओथ ऑफ एफर्मेंट जो भी है, ठीक है, शपथ के बारे में बताया गया है। शपथ कौन दिलाता है, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाली चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं अभी, ठीक है। देख रहे हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI और उनकी अनुपस्थिति रहे तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। अगर आपके जो CJI हैं वो अगर उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई वरिष्ठ जो न्यायाधीश होगा वो आपको राष्ट्रपति के पद की शपथ दिला देगा, ठीक है। संस्था जो होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होती है वो शपथ का सार बताती है, ठीक है। संविधान की रक्षा, उसमें शपथ का जो सार है वो क्या क्या है कि आप संविधान की रक्षा करेंगे, राष्ट्रपति से कहा जाता है, संविधान का संरक्षण करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, और जो इसकी गहरी बातें हैं वो ये हैं कि राष्ट्रपति की शपथ संविधान के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ देखो, सुनो, आप राष्ट्रपति के जो पद है ना उसकी जो शपथ है वो संविधान के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है। इस चीज़ को आप रख लेना याद, ठीक है। ये चीज़ मैं कह नहीं रहा हूँ आपसे कि आपको जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, जो मैं आपको ये PDF में बना के लेके आ रहा हूँ भाई, इस PDF में आपको वो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही जो आपको टीचर ने पढ़ा रखे हैं, वो भी चीज़ें मिलेंगी जो आपको टीचर ने नहीं पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं यार। और अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछा जाएगा ना, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई टीचर इसको नहीं पढ़ा रहा होगा, बाई चांस अगर कोई पढ़ा भी रहा है तो फिर वो चीज़ें जो होती हैं वो 2-4 बच्चे ही कर पाते हैं, उसमें आप एक नंबर पे होंगे अगर आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए, ठीक है। आने वाले टाइम में जब हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको मेंशन करके दूंगा मैं, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, राष्ट्रपति का जो पद की जो शपथ होती है संविधान के प्रति होती है, ना कि सरकार के प्रति, सरकार के प्रति नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 61 आता है जिसमें हमारा महाभियोग दिया गया है। आपको पता ही था कि महाभियोग पद से हटाने के लिए होता है, और महाभियोग की जो बात की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है, आर्टिकल 61 में की गई है, ठीक है। आर्टिकल 61 में क्या है कि जो संविधान का उल्लंघन होता है, अगर राष्ट्रपति किसी संविधान का उल्लंघन कर दे तो उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। तो संविधान के उल्लंघन की परिभाषा स्पष्ट नहीं की गई संविधान में, जो है संविधान में, ये में होगा, ठीक है। तो इसको देख लेना आप, इसमें जो होगा संविधान में, ठीक है, संविधान में उल्लंघन की परिभाषा जो है वो स्पष्ट नहीं की गई है कि उल्लंघन किस तरीके से करता है राष्ट्रपति, तो वो संसद डिसाइड करेगी कि किस तरीके से करता है। तो इसमें देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यह संसद के विवेक पर छोड़ा गया है कि वो किस तरीके से उल्लंघन कर सकता है, ठीक है। संविधान का प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो इसकी प्रक्रिया है वो क्या है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो, ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में आप किसी भी सभा में प्रस्ताव ला सकते हैं अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना है तब, ठीक है। 14 दिन पूर्व जो है उसकी, यानी कि 14 दिन पहले उसका जो है नोटिस राष्ट्रपति को देना पड़ेगा आपको, अगर उस पर महाभियोग ला रहे हैं तो आप, ठीक है। विशेष बहुमत से पारित, यानी कि विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। विशेष बहुमत क्या होता है, टोटल मेंबरशिप, यानी कि जितने भी हमारे सांसद होते हैं, जितने भी हमारी उसमें जो उपस्थित सांसद हैं उसका 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए और उन पर वोटिंग होगी 2/3 पे, ठीक है, विशेष बहुमत से। दूसरा सदन जांच करेगा, यानी कि अगर मान लो आपने लोकसभा में पेश किया है तो राज्यसभा जांच करेगी, और राज्यसभा में पेश किया है तो लोकसभा जांच करेगी, ये चीज़ होती है। दूसरा सदन इसकी जांच करता है, ठीक है, दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। यदि दोष सिद्ध है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति के पद का जो दोष है वो उसने किया है और इस तरीके से महाभियोग उस पर लगा के एक सदन ने पेश कर दिया उसको, और दूसरे सदन के पास वो चीज़ जाती है तो उस पर वो जो है जांच करेगा उसकी, जो उस पर आरोप लगाए गए हैं, और अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। यह न्यायिक नहीं संसदीय प्रक्रिया है, यानी कि अगर इसको आप ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाना जो राष्ट्रपति का महाभियोग है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की जाती है, ये संसद की प्रक्रिया है, तो ये संसदीय प्रक्रिया कहलाती है। इस चीज़ को आप रिलेट करना चाहिए, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना उस पर ज़्यादा आप ध्यान दिया करें। अब देख लेते हैं आगे। ये कह रहा है जब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं हुआ, यानी कि अगर अब तक, ये कह रहा है कि अब तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो सफल नहीं हुआ है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए भी गए हैं तो वो सफल नहीं हुए, वो पहले ही उनकी प्रक्रिया रद्द हो गई, ठीक है। आगे देख लेते हैं।
आर्टिकल 62 आता है पद की रिक्ति, यानी कि अगर पद अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उस पर किस किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। आर्टिकल 62 में 61 में महाभियोग है, 62 में क्या है, 61 में महाभियोग और 62 में पद की रिक्ति के बारे में बताया गया है। तो ये कब लागू होता है, जो पद की रिक्ति है आर्टिकल जो 62 राष्ट्रपति पे लागू होता है वो कब होता है, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, कि राष्ट्रपति जो है मृत्यु हो गई हो, वो मर गए हों, ठीक है, उनका त्यागपत्र, उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया हो उपराष्ट्रपति को या किसी और को, जो भी ले सकते हैं, हटाया जाना यानी कि महाभियोग हो गया हो, उनको हटा दिया गया हो, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया हो, 5 वर्ष पूरे हुए हों। और अगला दे रखा है इसमें जो इसके प्रावधान है वो किस किस तरीके से, रिक्ति होने पर 6 माह के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है। अगर आपकी रिक्ति हो गई तो आर्टिकल 62 के तहत आपको उनका चुनाव कराना अनिवार्य है 6 महीने के भीतर, ठीक है। नए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण 5 वर्ष का होना का, यानी कि राष्ट्रपति का जो नए राष्ट्रपति हैं उनका जो कार्यकाल होगा वो पूर्ण 5 वर्ष का ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको बीच में हटा देंगे, उनका 5 वर्ष का ही कार्यकाल होगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जो समझ होती है वो क्या है, राष्ट्रपति पद कभी स्थायी रूप से रिक्त नहीं रहा, मतलब अगर आपका राष्ट्रपति का पद है तो वो कभी भी स्थायी रूप से रिक्त नहीं रहता है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बना रहता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति हैं और उनका चुनाव नहीं हुआ है तो अगर मान लो 6 महीने लेट होता है तो राष्ट्रपति अपने पद पे बने रहेंगे। मतलब देश का प्रथम नागरिक तो अपना पद नहीं छोड़ सकता ना, अगर कोई आकस्मिक मृत्यु वगैरह नहीं होती है तब, और मृत्यु होती है तो उपराष्ट्रपति उसकी जो है जगह बैठ जाते हैं जाके, लेकिन राष्ट्रपति का जो पद है वो कभी खाली नहीं होगा, ठीक है, यही कहा गया है इसमें, जब तक नया राष्ट्रपति शपथ ना ले ले। यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई चुनाव हो रहा है और राष्ट्रपति नए वाले राष्ट्रपति जब तक चुनाव में शपथ नहीं लेंगे तब तक पुराने वाले राष्ट्रपति ही वो कार्य करते रहेंगे, चाहे उनका कार्यकाल 5 साल हो चुका हो या 7 साल का हो चुका हो या 8 साल का हो चुका हो, ये चीज़ें जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है आर्टिकल 62 के तहत, ये चीज़ आप याद रखना। अगला देख लेते हैं, बहुत सारा कंटेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, और आप अगर इसको रिलेट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, आपको नई चीज़ें मिल रही हैं तो उनको नोट डाउन करते चलिए। चीज़ें शायद मैं थोड़ी तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम की वजह से, क्योंकि आपने सबने पहले से ही पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और बाकी अगर आपको ये धीरे लगता है मेरी जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको भाई आप स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, मेरा पढ़ाने का या मेरी वीडियो का इसमें ये सब चीज़ें होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप अपने सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेक्शन के लिए, तो इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर आपका कोई भी पॉइंट कमज़ोर होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से जो भी वीक पॉइंट होगा आपका वो मतलब आपका मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा 63 आता है, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में बताता है। तो जो उपराष्ट्रपति है 62 में हमारा राष्ट्रपति खत्म हो जाता है, 63 में हमारा उपराष्ट्रपति चालू हो जाएगा। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसके बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे है। जैसे आर्टिकल 52 है उसमें राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, तो ऐसे ही आर्टिकल 63 है जिसमें उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। मुझे भी ट्रिक याद है, पदानिकों का दियोदशम, ये सब चीज़ें मुझे भी याद हैं, पर मैं ट्रिक पे जाऊँगा, वो चीज़ें सबको याद हैं आज की डेट में, ठीक है। तो हमें जो रिलेट करना है ना, इसकी थ्योरी से रिलेट करना है, खाली पद के नाम से, आर्टिकल के नाम से रिलेट नहीं करना। थ्योरी में पूछता है यूपीएसआई में क्वेश्चन, आपको आर्टिकल से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, डायरेक्टली, पर आर्टिकल से अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 7 क्वेश्चन आप ये यकीन करिए कि थ्योरी से पूछेगा वो अंदर से, ठीक है। और जो प्रेजेंट टाइम के पेपर बन रहे हैं वो थ्योरी से ही बनेंगे। आप देख लेना जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे थ्योरी से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादातर, और थ्योरी वो इस तरीके की नहीं रहेगी कि इस आर्टिकल में क्या आता है, वो पूछेगा कि राष्ट्रपति का जो पद है, जो उसकी शपथ है, वो कौन दिलाता है, ठीक है। वो ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल कौन सा आता है। महाभियोग जो चलता है तो राष्ट्रपति जो महाभियोग लगता है तो उसके अनुसार कौन कौन लोग उसमें भाग लेते हैं और कौन सी सदन उस पर कार्रवाई कर सकता है, कौन सा सदन उसकी जांच कर सकता है, कितने सदनों में उसका, कौन कौन से सदन में वो पेश हो सकता है, ठीक है, कितने दिन पहले उसको नोटिस दिया जाता है, ये सब चीज़ें पूछेगा आपसे। आर्टिकल पूछेगा, मैं नो डाउट ये पूछेगा ही पूछेगा, पर आर्टिकल एक लिमिट से पूछेगा, उसके बाद में वो थ्योरी से क्वेश्चन ज़्यादा उठाएगा। इसलिए जो मैं क्वेश्चन ज़्यादातर आपको थ्योरी कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपकी पॉलिटी वहाँ से कमज़ोर ना रहे जहाँ से कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम पॉलिटी की जो है बेसिक स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो पॉलिटी करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर जाओगे पॉलिटी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उनको रिलेट कर पाओगे। अब मैं कल को या आज शाम को इसकी जो वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, उसको देखना आप ऐसे उड़ा दोगे ना, इजी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इजी क्वेश्चन रखूंगा, ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ वो, तो आपको वो इजी लगेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, मैं भी थक जाऊँगा, आप भी पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इसलिए तो थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मैंने आपसे थोड़ा दिमाग को संतुलन में लाने के लिए ये सब चीज़ें बोली हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 63 से। तो जो हमारा अनुच्छेद 63 है वो उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है। हमारा राष्ट्रपति खत्म हो चुका है, आर्टिकल हमारा 62 तक हमने कर लिया है, तो 63 में हमारा उपराष्ट्रपति आ गया। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, सॉरी, हाँ।
भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 63 में कहा गया है। ठीक है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा आर्टिकल 63 के तहत। संवैधानिक जो महत्व है इसका वो है कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है, मान कि भारत का दूसरा नागरिक, ठीक है, वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है। संघीय ढांचे में निरंतरता का प्रतीक है, जो संघीय ढांचा है उसमें निरंतरता का प्रतीक कौन होता है? निरंतरता का प्रतीक उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति को कुछ भी होता है तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभाल लेता है। आर्टिकल 64 आता है हमारा, जो आर्टिकल 64 है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, यानी कि राज्यसभा का पदेन सभापति। ठीक है, उसकी जो शक्तियाँ होंगी, तो इसको जो वेतन मिलेगा ना, वो देखो वेतन के ऊपर भी बात आती है। जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है ना, जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पे है, तो राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। ठीक है, तो इस बात को आप याद करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जो राज्यसभा की कार्यवाही होगी उसका संचालन करना, अनुशासन बनाए रखना, ये सब किसके काम होते हैं? उपराष्ट्रपति के। जो राज्यसभा की जितने भी कार्यवाही होती हैं, तो उनका जो कार्यवाही का संचालन करना है, कैसे उस कार्यवाही को चलाना है, किन किन को लोगों को बोलने का मौका देना है, किन किन को अभी बैठाना है, वो सब चीज़ें जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उनका अनुशासन बनाए रखना कि कोई दंगा झगड़ा, जैसे कि आपको पता है अपने यहाँ तो चेयर बाई चेयर होती है, जूतम जात कहते हैं जिसे हम, जूतम जात हो जाती है। तो इस चीज़ को जो कंट्रोल करने का काम है वो उपराष्ट्रपति करता है। किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, अब ये दे रखा है कि बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देना, यानी कि अगर मान लीजिए किसी भी एक विधेयक पास होता है लोकसभा से, वो जाता है राज्यसभा में, उसमें पास होना है, और उसमें पास होने के लिए उस विधेयक पे दोनों में बराबर बराबर मत जो है हमारे आ गए, यानी कि यहाँ से भी 50 पड़ गए, यहाँ से भी 50 पड़ गए। अब उसमें क्या होता है, जो 50-50 दोनों की बराबर है, तो अब तो कोई विधेयक पेश नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बराबर मत आ गए। तो जो 51वां मत होगा, अगर राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है वो ये कहता है कि हाँ ये विधेयक पे पास नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं वालों के पास में चला जाएगा, मतलब उसको ना कर देगा। और अगर उसको पास कराना है, उसकी मर्जी है, ऐसा नहीं है कि आप उस पर दबाव डाल सकते हैं, उसकी मर्जी है कि वो पास करवाए या ना करवाए, ऐसा उसकी खुद की मनोस्थिति है, वो वोट कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो आर्टिकल 65 के तहत करता है, तब सभापति का कार्य नहीं करता। यानी कि देखो आर्टिकल जो 65 है हमारा, वो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करना पड़ता है। तो उस टाइम पे अगर राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो जो सभापति का जो वो होती है सीट होती है, उसको उपसभापति संभालेगा। उपसभापति जो राज्यसभा का होता है, 19 सदस्यों में से एक होता है, चुना जाता है। ये हम आगे कराएंगे आपको चीज़ें, इसमें बस सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति का जो पद है, अगर वो रिक्त हो गया, राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो उसको उपराष्ट्रपति पद संभाल लेगा, आर्टिकल 65 के तहत जाएगा। और जब तब तक जो है सभापति का जो कार्य है, जो सभापति का कार्य है वो नहीं करता है। ठीक है, उसको उपसभापति करता है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 65, आर्टिकल 65 आता है हमारा, राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वो कैसे करता है, वो चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, दो स्थितियाँ हो जाती हैं इसकी, दो स्थितियाँ आ जाती हैं। एक तो राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यानी कि वो त्यागपत्र दे दे, महाभियोग लग के हट जाए, या आकस्मिक मृत्यु हो जाए, या कोई और चीज़, या कहीं वो बाहर चले जाएं और वो उनको बीमारी वगैरह में फंस जाएं तो वो ना पाएँ, तब वो अपना जो है राष्ट्रपति का पद संभाल सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो, यानी कि वो बीमार हो जाए तब। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं आर्टिकल 65 के तहत। किसने के तहत? आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालेंगे आर्टिकल 65 के तहत, चाहे वो स्थिति कुछ भी हो। ठीक है, उसे राष्ट्रपति के समान वेतन पे शक्तियाँ मिलती हैं। जब वो मतलब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का पद संभालते हैं आर्टिकल 65 के तहत, तो उनको राष्ट्रपति के जैसे कर्तव्य और पद होते हैं उसी के अनुसार सारी चीज़ें मिलती हैं। वेतन भी मिलेगा, उनको शक्तियाँ भी मिलेंगी, वो उनके नाम से ही फिर चीज़ें साइन होंगी। भारत का राष्ट्रपति ये हैं, इनके नाम से चीज़ें साइन करो, वो सब चीज़ें। ठीक है, आगे उसे राष्ट्रपति के समान वेतन पे शक्तियाँ मिलती हैं, ये चीज़ हो गई। इस दौरान वह राज्यसभा सभापति नहीं रहे, ये चीज़ हो गई, राज्यसभा का सभापति नहीं रहते हैं, ये चीज़ कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैंने आपको बता ही दिया। यह शासन की निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ एक्सिक्यूटिव अथॉरिटी यानी कि सुनिश्चित करता है। यह शासन की निरंतरता यानी कि शासन के किसी भी कार्य को रोका ना जाए, इसलिए राष्ट्रपति को अगर कुछ होता है तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभालेगा और उसकी जो शासन की निरंतरता है वो बनी रहेगी। यानी कि राष्ट्रपति को कुछ भी हो जाने से देश की हानि नहीं होनी चाहिए, मतलब यह कहने का। ठीक है,
आर्टिकल जो 66 आता है हमारा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, अब आर्टिकल जो 66 आता है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है आर्टिकल 66 में वो कैसे हो सकता है। ठीक है, 65 में पद संभालेंगे राष्ट्रपति का, 66 में उनका जो है वो बताएंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये होगा निर्वाचन मंडल जो होता है, इसमें जो निर्वाचन जो सदस्य होते हैं वो कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, जो निर्वाचन यानी कि चुनाव, निर्वाचन होता है हमारा चुनाव, तो इस बात को आप ध्यान रखना, चुनाव में जो कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सभी सदस्य लेंगे, जो चुनाव होगा इनका उसमें लोकसभा के सभी सदस्य जितने भी होंगे वो भाग लेंगे, चाहे वो किसी भी तरीके के हों। ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, निर्वाचित व नामांकित दोनों सदस्य इसमें भाग लेंगे। देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता था कि उसमें जो हमारे विधानसभा के सदस्य भी भाग ले रहे थे, दिल्ली और पुदुचेरी के भी 70वें संविधान संशोधन द्वारा वो भाग ले रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो इसमें नामांकित वगैरह नहीं देखा जाएगा, इसमें 2 ही लोग भाग लेंगे, एक लोकसभा के सदस्य, एक राज्यसभा के सदस्य। अब वो किसी तरीके के भी हों, चाहे तो निर्वाचित हों चाहे नामांकित हों, वो लेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना। यह राष्ट्रपति चुनाव से बड़ा अंतर है, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव में और इसमें जो अंतर है वो यही है कि मतलब उसमें विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं और नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या है कि इसमें मतलब विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते और नामांकित सदस्य भाग लेते हैं, बस इतना ही देख लेना आप। ठीक है, प्रणाली दोनों वही हैं, प्रणाली इनकी भी वही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली दोनों की वही है, राष्ट्रपति की भी और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, दोनों का सेम होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। होता है गुप्त मतदान ही होता है इसमें भी सेम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें भी दिखा के वोट डाला जाएगा, नहीं, वही है, गुप्त मतदान ही होगा। ठीक है, तो मत प्रणाली एक है तो वोट का जो वेटेज होता है वो भी वैसे निकलेगा कि राज्यसभा जो केंद्र के होंगे वो संसद होंगे, टोटल एमएलए वगैरह सबको मिला के और फिर उनकी जनसंख्या से भाग दी जाएगी, बटे गुणा की जाएगी 1/1000 से, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा सोचना नहीं है। विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं तो वो उस तरीके से उनका निकलता है। इसमें जो है लोकसभा यानी कि संसद के ही केवल। ठीक है, तो इसमें जो फंसाता है ना क्वेश्चन यूपीएससी में, फंसाएगा केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो निर्वाचित सदस्य तो भाग नहीं लेते क्योंकि नामांकित सदस्य ही भाग लेते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज़ काट देनी है। और नामांकित सदस्य भी मतदान करते हैं, ये चीज़ सही है। आर्टिकल जो आपका अगला जाता है 67 यानी कि अनुच्छेद 67, उसमें वो जो उपराष्ट्रपति होता है उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि जैसे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है वैसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। तो आप बताइए कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कैसे कैसे होता है, तो बताते हैं अभी। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, सही बात है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होता है, सही बात है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। ठीक है, हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, हट जाएगा। हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा में प्रस्ताव बहुमत साधारण बहुमत से, उसका विशेष बहुमत से होता है, इसका साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, लोकसभा की सहमति जरूरी है। ठीक है, दोनों में प्रस्ताव, दोनों में से किसी में भी दे दो और लोकसभा की जो है सहमति है वो जरूरी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की तरह महाभियोग नहीं लगता, आर्टिकल 68 यानी कि रिक्ति, ये कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह महाभियोग नहीं है। ठीक है, आर्टिकल जो 68 है, आर्टिकल 68 होता है उसमें रिक्ति आ जाती है। रिक्ति क्या होती है, कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनाव होता है। ठीक है, आर्टिकल 68 में जो इनकी रिक्ति है, जो उनका पद अगर रिक्त हो जाता है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं उसको, रिक्ति को भरने के लिए कि क्या क्या इसमें जो पहलू हैं वो उन पर ध्यान देना पड़ेगा। कार्यकाल समाप्ति से पहले चुनाव कराने होंगे। जो आकस्मिक रिक्ति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ भी हो जाए, बीमारी से वो कार्य पर ना आए या उन पर जो है उनको पद से हटा दिया जाए, तो आकस्मिक जो रिक्ति होगी उसमें 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। नए उपराष्ट्रपति को पूर्णतः 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा, यानी कि अगर राष्ट्रपति 1 जुलाई 2025 को बनता है तो 1 जुलाई 2030 को ही वो रिटायर होंगे। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल उनका मिलता है। अनुच्छेद जो होता है वो 69 के अनुसार आता है और उसमें जो आती है शपथ आती है, जो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ है वो किस तरीके से ली जाती है और कौन कौन उनको दिलाता है, वो सब बातें इसमें करी जाएंगी। आर्टिकल 69 यानी कि 69। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति जिम्मेदार होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति उनकी शपथ दिलाते हैं। शपथ का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। ठीक है, और जो आपका आर्टिकल 70 होता है उसमें क्या गया है, आर्टिकल 70 यानी कि अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो आकस्मिक व्यवस्थाएं होती हैं वो किस तरीके से हम उनको पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या क्या हो सकती हैं और क्या क्या उन तरीकों पूरा करने के उनके तरीके क्या है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए
यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो आर्टिकल 65 में स्पष्ट ना हो, यानी कि वो कोई ऐसी स्थिति हो कि वो मरे ना, ये ना हो, वो ना हो, मतलब सब चीज़ें जो उसमें दे रखी हैं उसके अलग कोई चीज़ उपस्थिति हो जाए तो वो संसद उसको कानून बनाकर व्यवस्था करेगी। ये कह रहे हैं कि अगर आर्टिकल 65 के तहत कोई चीज़ ऐसी है जो आर्टिकल 65 में नहीं दे रखी है और वो कोई नई ढंग से कोई चीज़ हो जाती है, ठीक है, तो संसद कानून बनाकर उसकी व्यवस्था करेगी उस पद को कैसे भरना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, उद्देश्य है यह एक सेफ्टी वैल्यू है, यानी कि जो इसका सदस्य है वो जो इसकी जो उद्देश्य है वो यह है कि एक सेफ्टी वैल्यू है, ठीक है, और ताकि किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में भी शासन ना रुके। देखो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई भी 65 आर्टिकल 65 के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं वो तो उनके लिए तो दे ही रखी हैं चीज़ें, ठीक है, और अगर उनसे अलग चीज़ें हटके हैं तो उसमें जो है संसद अपने जो है मत अनुसार चीज़ें देखेगी कि भाई चीज़ें किस तरीके से हैं, किस तरीके से पद रिक्त हुआ है, उनकी नियुक्ति जो है कैसे करनी है, तो वो संसद करेगी। ठीक है, और ये इसलिए है कि शासन भारत का रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, तो संसद को कुछ शक्तियाँ इसलिए दी गई हैं। अगला देख लेते हैं, तो हमारा अगला आ जाता है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डीप कॉम्पोनेंट। अच्छा, तो ये थोड़ा सा इसमें कुछ शायद अलग से आ गया है, ठीक है, तो इसे छोड़ देते हैं, ये आपके समझने की चीज़ नहीं है और इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है, वही हैं जो मैंने ऊपर दे रखा है आपका। तो इनके आधार के बारे में बात करती है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, एमपी एमएलए केवल एमपी, तो ये सब चीज़ें जो है जो ऑप्शन थी हैं, नामांकित सदस्य मतदान नहीं कर सकते, मतदान करते हैं, हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग क्या है, राज्यसभा प्रस्ताव क्या है, शपथ क्या है, सीजीआई द्वारा हटाए जा सकते हैं, मतलब सीजीआई द्वारा क्या होता है, नियुक्ति दी जाती है, त्यागपत्र, वो सब चीज़ें। शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। सीजीआई को विधायक की भूमिका होती है, सत्र बुलाना होता है, किसका कौन बुलाता है सत्र, राज्यसभा का सभापति, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। तो इससे अगला वाला ले लेते हैं हम, आर्टिकल जो हमारा 71 है उसके बारे में जो क्या कहा गया है कि आर्टिकल 71 जो है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, जो विवाद होते हैं उनसे संबंधित है। अब ये कह रहा है कि आर्टिकल 71 यानी कि 71, इसको याद रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके बारे में कहा गया है, उनके बारे में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो देख लेते हैं हम। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 71, ठीक है। जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी विवादों का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। तो इसमें चीज़ समझने की है, ये क्वेश्चन मैंने कई बार फेस भी किया है और मैंने देखा भी है कई बार, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी झगड़े होंगे या जितने भी उसमें विवाद होंगे तो उनको जो देखेगा वो केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा। आप हाई कोर्ट जाना चाहो तो नहीं जा सकते, इसमें ये है कहने का मतलब, ठीक है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है, अंतिम निर्णय किसका होगा, वो न्यायालय का होगा। यदि चुनाव अमान्य घोषित हो जाए तब भी उस अवधि में किए गए कार्य वैध रहेंगे। ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाता है या उपराष्ट्रपति का, तो जो उसमें किए गए कार्य हैं उनके द्वारा वो वैध माने जाएंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक थे और उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जब तक वो उस पद पर थे वो गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कार्य जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह से होते हैं, इसलिए गलत नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ने अपनी मर्जी से कुछ करा है, क्योंकि राष्ट्रपति बिना या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकते, इसलिए वो कार्य वैध माने जाते हैं। इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, आगे दे रखा है हमारा, संसद कानून बनाकर चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं तय कर सकती है, यानी कि संसद कानून बनाकर चुनाव से संबंधित प्रक्रियाएं जो हैं वो तय कर सकती है कि उनकी प्रक्रियाएं क्या क्या होगी। जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है कि क्या हाईकोर्ट चुनाव याचिका सुन सकता है, तो इसमें नहीं सुन सकता। क्या संसद चुनाव रद्द कर सकती है, तो संसद नहीं कर सकती है। अंतिम प्राधिकरण सुप्रीम कोर्ट का होता है, यानी कि अंतिम निर्णय जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के। इसका ये है कि यह पदों की संवैधानिक स्थिति सुनिश्चित करता है, यानी कि जो संवैधानिक स्थिति है वो उसको सुनिश्चित करता है कि संवैधानिक स्थिति राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की क्या है, ठीक है। ये आगे देख लेते हैं, आर्टिकल जो 72 आता है हमारा, यानी कि 72, उसमें क्या क्या है, 71 में हमारे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। अब आप इसको समझ लेना क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आर्टिकल जो 72 होता है वो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति किन किन चीज़ों में किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है अगर उनसे याचिका करी जाए तब, ठीक है।
तो इसमें दिया गया कि राष्ट्रपति को निम्न मामलों में दया याचिका स्वीकार करने की शक्ति है। यानी कि किन किन मामलों में राष्ट्रपति को दया याचिका, अगर कोई दया याचिका डालता है तो उसको स्वीकार कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसके बारे में बताया गया है, आगे देख लेते हैं। पहला, कोर्ट मार्शल के मामले में राष्ट्रपति इसमें सुनवाई कर सकते हैं और उनको जो है क्षमादान शक्ति या जो भी उनका महत्व बनता है वो कर सकते हैं, जिस तरीके के उनकी केस होंगे। कोर्ट मार्शल जो होते हैं वो सेना में होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, ठीक है। संघीय कानूनों के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उनके बारे में, मृत्युदंड के बारे में, अगर किसी को मृत्युदंड मिल रखा है तो उसमें भी, और संघीय कानूनों के अंतर्गत जो अपराध होते हैं उसके अंतर्गत भी, ठीक है। क्षमादान के प्रकार कितने हो सकते हैं? तो क्षमादान के जो हमारे प्रकार हैं वो हमारे 5 प्रकार का क्षमादान हम कर सकते हैं जो राष्ट्रपति होते हैं। पहला जो क्षमादान होता है वो पूर्ण क्षमादान होता है, यानी कि उसको पूर्ण तरीके से उसकी सज़ा माफ़ की जा सकती है। कोई भी अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है और उसको जो है 10 साल की सज़ा दी जाती है तो उसको पूर्ण तरीके से माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। दंड स्थगन कर सकते हैं, यानी कि दंड की जो सज़ा है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दंड की कमी कर सकते हैं, यानी कि स्थगन मतलब रोक सकते हैं, दंड को जो है रोक सकते हैं, ठीक है। कि अगर उसने मान लो 10 साल का था, अब उसको 5 साल की सज़ा पूरी होगी तो वो कह सकते हैं कि चलो इसको छोड़ दो अब, ठीक है, ख़त्म कर सकते हैं उसकी सज़ा वहाँ से, ठीक है। पूर्ण तरीके से भी क्षमा कर सकते हैं, अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको पूर्ण तरीके से, कि मान लिया कि किसी को मृत्युदंड मिल रखा है तो उसको क्षमा भी कर सकते हैं, ठीक है। दंड की कमी कर सकते हैं, यानी कि किसी को 10 साल की मिली है तो उसकी सज़ा 5 साल की भी कर सकते हैं। उनके पास ये आर्टिकल 72 के तहत विशेष जो है शक्तियाँ प्राप्त हैं उन्हें। अवधि कम करना ये भी है, दंड की कमी करना, यानी कि मान लो किसी को 3 प्रकार के दंड दे रखे हैं कि उसको मारा जाए, सताया जाए, इस तरीके से दंड अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो उसको दंड की कमी कर सकते हैं। अवधि कम कर सकते हैं, यानी कि समय की जो अवधि है उसको घटा सकते हैं, यानी 10 साल से 5 साल कर सकते हैं। और दंड को बदल भी सकते हैं कि अगर किसी का मृत्युदंड है तो उसे कारावास में, यानी कि आजीवन कारावास में चेंज कर सकते हैं। आजीवन कारावास है तो उसको 20 साल के दंड या 10 साल का दंड भी दे सकते हैं, जो इस तरीके से है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, शायद थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो इसको मिटा देते हैं। मुझे भी लगा कि थोड़ा सा मैं कहीं कहीं फंस गया इसमें। पूर्ण क्षमादान कर सकते हैं, ठीक है, पूर्ण तरीके से किसी भी सज़ा को वो माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। दंड को स्थगन कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई भी दंड दे रखा है तो उसको स्थायी रूप से ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। दंड में कमी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी दंड है अगर उसको 2 तरीके की सज़ा दे रखी है तो उसको जो है, मतलब ऐसा होता है ना कि जेल में अलग अलग तरीके की सज़ाएँ होती हैं। एक तो होती है कठोर दंड, एक होती है साधारण दंड। तो कठोर को साधारण में कम कर सकते हैं, ठीक है। अवधि कम करना, यानी कि अगर कोई समय अवधि है, मान लो 5 साल की किसी को सजा हो रखी है, तो राष्ट्रपति चाहे और आर्टिकल 72 के तहत अगर वो क्षमा याचना मांगता है राष्ट्रपति से तो उसको 5 साल कर सकते हैं, उसको 2 साल या 1 दिन भी कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। समय अवधि कम करना। दंड बदलना, यानी कि अगर किसी को फांसी की सजा हो रखी है तो उसे पूर्ण कारावास में बदल सकते हैं, या उसको 10 साल कर सकते हैं, 5 साल करते हैं, वो उनके ऊपर सकती है, ठीक है। दंड को बदल भी सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है, तो इसके बारे में भी यही कहा गया है कि मृत्युदंड, संज्ञा, फलाना ढिंगाना, ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, अब ये देख लेते हैं आर्टिकल 73। जो आर्टिकल 73 आता है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है उसका जो विस्तार है वो किस तरीके से है, ठीक है, आर्टिकल 73 में आता है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है। संसद जिन विषयों पर कानून बना सकती है, आर्टिकल 73 के अनुसार दिया गया है कि संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है। संधि जो होती है, यानी टेरिटरी और अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वो किस हिसाब से कर सकती है। यही होती है हमारी क्या, कार्यपालिका शक्ति और विस्तार उसका, ठीक है। यहाँ राज्य को आर्टिकल 73 में दे रखा है कि जहाँ राज्य को भी शक्ति हो, वहाँ केंद्र की शक्ति राज्य से आगे बढ़ जाती है। वो ही दे रखा है जो सूची के बारे में है, समवर्ती सूची है। जैसे कि अगर राज्य और केंद्र दोनों एक साथ कानून बनाए दिए जाएं तो उनको क्या है, वो दोनों अलग अलग तरीके से अपने कानूनों को नहीं मान सकते। अब वहाँ पे जो है केंद्र का कानून लागू हो जाएगा, जहाँ राज्य और कानून दोनों को टकराएंगे, यानी कि जहाँ भी टकराएंगे केंद्र और राज्य का कानून, वहाँ पे केंद्र का कानून लागू होगा, राज्य का हटा दिया जाएगा। यह समवर्ती सूची में होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो जो लेजिस्लेटिव जो पावर होती है के समान होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो लेजिस्लेटिव पावर के समान होती है, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो होता है आर्टिकल 74, तो ये होता है मंत्रिपरिषद की जो सलाह होती है वो अनिवार्य है, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बारे में बताया गया आर्टिकल 74 में, ठीक है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उसकी सहायता और सलाह के लिए जो होगी एक मंत्रिपरिषद बना दी जाती है, और जो मंत्रिपरिषद होती है उसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई दी है, तो इसमें कोई देखना नहीं है इतना खास, ठीक है।
आर्टिकल 42 में जब संशोधन किया गया था 1976 में, इस चीज़ को आप याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। आर्टिकल 72 में 1942 में, वो 42 में संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, 1976 में, ठीक है। तो वो क्या था, राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है। 44 में संशोधन किया गया 1978 में, ये क्या गया था इंदिरा गांधी द्वारा, और ये क्या गया था मतलब मोरारजी देसाई द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति एक, अब देख लेते हैं इसे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन दोबारा सलाह आने पर मानना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो इस चीज़ को एक बार के लिए उसे लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा वो जो भी विधायक है और विधेयक है वो आ जाता है तो उसको पास करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि क्या राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है, तो नहीं, राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि वो केंद्र जो होती है मंत्रिपरिषद जो होती है उसका सलाह लेना अनिवार्य है, ठीक है। क्या वह सलाह स्वीकार कर सकता है, तो स्वीकार भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो एक बार में स्वीकार नहीं करेगा, दूसरी बार में उसको करनी पड़ेगी, सिर्फ पुनर्विचार भेज सकता है, ठीक है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, तो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद जो है वो वास्तविक कार्यपालिका में आती है हमारी, ठीक है। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में आता है मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और दायित्व। मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है और जो उनका कार्यकाल होता है और जो उनका दायित्व होता है वो क्या क्या होता है, ठीक है। तो नियुक्ति कैसे होती है, तो नियुक्ति के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है मंत्रियों की, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति पीएम की सलाह यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। कार्यकाल जो होगा इनका वो क्या होगा, कार्यकाल होगा इनकी राष्ट्रपति की इच्छा पर, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इनका कार्यकाल बना रहेगा, लेकिन वास्तविकता में लोकसभा के बहुमत पर निर्भर करता है। यानी कि एक तो सामान्य रूप से तो राष्ट्रपति जब तक चाहें जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि लोकसभा में जब तक बहुमत है किसी भी सरकार का, वो मंत्री रह सकते हैं, सांसद वो उनके रहेंगे ही नहीं, मंत्री रहेंगे मंत्री पद पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी कि लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है, ठीक है। अगर आपका जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को पूर्णतः इस्तीफा देना होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना आप। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो इस प्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मंत्री 6 महीने तक संसद सदस्य न होने पर भी पद पर रह सकते हैं। अगर किसी को मंत्री बना दिया जाए, अगर सरकार चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकती है, एक नॉर्मल नागरिक को भी, अगर वो 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं है तब भी वो मंत्री रह सकता है, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मंत्रियों की संख्या को लोकसभा में कुल सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि अगर आपके 500 विधायक हैं तो 500 सांसद हैं तो 500 सांसदों के हिसाब से ही आपके जो मंत्रिपरिषद होंगे उनका 15% निकाल लीजिए, उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कही गई हैं। अगला देख लेते हैं, बस खत्म होने वाला है, 78 से 79 हो गई, ठीक है। तो इसमें जो है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो ये महान्यायवादी के बारे में है, और ये होता है हमारा 78 के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। मैं पीछे एक बार देख लेता हूँ, ये हमारा हो गया था 74, तो 75 है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा है 75, क्योंकि इतनी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती एकदम से, 75 में है, और ये जो है महान्यायवादी यानी कि महान्यायवादी के बारे में है, ठीक है। हो जा भाई, महान्यायवादी, ठीक है। तो महान्यायवादी के बारे में है, आर्टिकल 75 के बारे में हम इसमें बताएंगे कि भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो महान्यायवादी होता है। कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं बीच बीच में, तो उनको आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि चीज़ें हम भी यार इंसान ही हैं, भगवान नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा। क्योंकि अगर आप मेंटली उस चीज़ को ले जाएंगे कि यार ये क्यों हो गया, तो फिर तो चीज़ें ख़राब होती हैं, ठीक है। और जो आपने पढ़ा है वो भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप मेंटली थोड़ा टफ बनिए इस चीज़ को लेके, ठीक है। अगला देख लेते हैं, तो महान्यायवादी आता है हमारा आर्टिकल 75 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होगा वो महान्यायवादी होगा, ठीक है। नियुक्ति जो होगी राष्ट्रपति करेगा इसकी, और वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो वह जो है महान्यायवादी बन सकता है, ठीक है। जो इसकी नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, और जो व्यक्ति महान्यायवादी बनेगा उसकी जो
योग्यता हो वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, यानी कि बनने की योग्यता वो रखता हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसके जो कर्तव्य होते हैं वो केंद्र सरकार को विधिक सलाह देना, यानी कि जो विधिक मतलब होता है पैसे से संबंधित, ठीक है, वो सलाह देना। वो पैसे नहीं कह रहा हूँ मैं, कानून से संबंधित। विधिक होता है कानून से संबंधित, ठीक है, कानूनी सलाह देना। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि कोई भी केस अगर सरकार के खिलाफ चल रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके खिलाफ उसके जो सरकार की तरफ से जो लड़ता है वो जो हमारा महान्यायवादी जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य करना। राष्ट्रपति अगर उसको कोई कार्य सौंपता है तो वो उस कार्य को करेगा। विशेष अधिकार क्या होते हैं इसके? विशेष अधिकार होते हैं संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, यानी कि अगर ये चाहे तो संसद के किसी भी सदन में ये बोल सकता है। ठीक है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, यानी कि वोट नहीं दे सकता। ठीक है, यूपीएसआई में किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या वह संसद का सदस्य है? तो नहीं है। संसद का सदस्य कैसे हो जाएगा? संसद का सदस्य वो नहीं होता है क्योंकि वो चुना नहीं जाता। ठीक है, वह मंत्री होता है? मंत्री भी नहीं होता वो। ठीक है, मंत्री भी नहीं होता। क्या वह सरकारी कर्मचारी है? सरकारी कर्मचारी भी नहीं है। संवैधानिक पद जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं इसके? तो संवैधानिक जो पद है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है, यानी कि जो महान्यायवादी है इसका कार्यकाल क्या है हमारा? निश्चित नहीं है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। बिल्कुल सही बात है, प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने कार्य मतलब पद पर रहेगा। ठीक है, निजी वकालत कर सकता है, बिल्कुल कुछ शर्तों हैं, जैसे कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा, बस ये वाली। ठीक है, निजी वकालत कर सकता है पर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लड़ेगा। आर्टिकल 77 कहता है भारत सरकार का कार्य संचालन। आर्टिकल 77 यानी कि आर्टिकल जो 77 है वो भारत सरकार का जो कार्य संचालन है वो किस तरीके का है उसके प्रावधान दिए रखे हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल 77 में। तो आर्टिकल 77 का जो प्रावधान है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो हमारे सभी कार्य होंगे भारत सरकार के वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जो वास्तविकता है वो क्या है कि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं ले सकता, उसको मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होगी। आर्टिकल 74 के तहत एक बार वापस कर सकता है, दोबारा उसको लेनी ही पड़ेगी। और निर्णय जो होता है वो मंत्रिपरिषद लेती है उसका। ठीक है, केवल आदेश राष्ट्रपति के नाम से जारी होता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ये मैंने पढ़ा रखा है। रूल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि राष्ट्रपति कार्यों के वितरण हेतु नियम बना सकता है, यानी कि राष्ट्रपति जो चाहे वो कार्यों के वितरण, यानी कि कार्य किस तरीके से वितरित किए जाते हैं उसके लिए निर्णय मतलब नियम बना सकता है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति स्वयं सभी आदेश जारी कर सकता है? नहीं, स्वयं जो है कोई भी आदेश वो जारी नहीं कर सकता। ठीक है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही करेगा। क्या आदेश राष्ट्रपति के नाम से होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति के आदेश से ही नाम से जो आदेश जो है सारे होते हैं। को कंटेंट होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगले देख लें 78। प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होते हैं वो क्या क्या होते हैं? प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारियां हैं वो राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की सूचना देना है। ठीक है, आर्टिकल 78 में आता है। जो प्रधानमंत्री है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है कि राष्ट्रपति को सभी निर्णयों की सूचना देना, यदि राष्ट्रपति मांगे तो जानकारी देना, और जो मंत्रिपरिषद के निर्णय पर पुनर्विचार करवाना। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होती है जो उसके निर्णय होते हैं उस पर पुनर्विचार करवाना, ये राष्ट्रपति को बताना, वो सब चीज़ें जो है प्रधानमंत्री के वो कार्य होते हैं। ठीक है, 78 के तहत। ठीक है, अगला देख लेते हैं। संवैधानिक जो महत्व होता है वो इसका क्या होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो सेतु यानी कि पुल का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो सेतु का काम करेगा, पुल के दो किनारों दो चीज़ों को जोड़ने के लिए नदी के ऊपर जो पुल बनता है वो उसका काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को सूचित रखना अनिवार्य है, यानी कि राष्ट्रपति को किसी भी कार्य के लिए सूचना देना अनिवार्य है, वो प्रधानमंत्री का काम है। ठीक है, यूपीएसआई में किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा इससे? क्या राष्ट्रपति सीधे मंत्री से जाकर मांग सकता है? नहीं, राष्ट्रपति सीधे मंत्री से जाकर नहीं मांग सकता, क्योंकि वो उसके बीच में जो पुल का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है। पहले पीएम से जो है वो पहले पीएम से कहेगा। ठीक है, ये चीज़ सही है। आर्टिकल 79 जो होता है 79 हमारा, तो वो क्या कहता है? संसद की जो संरचना है उसके बारे में बात करता है। तो संसद की जो संरचना है वो किस तरीके से हमारी, पहले राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? संसद का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा है, तो संसद का हिस्सा है मतलब राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा है, पर राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं रहता। ये चीज़ आप याद रखना, वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहता। ठीक है, और जो क्या कहता है कि लेकिन किसी सदन का सदस्य नहीं होता, ये चीज़ सही है। संसद का तो हिस्सा रहेगा वो। ठीक है, संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना।
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सब जो है संसद के 3 अंग होते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, क्या राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है? बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन लोकसभा का सदस्य नहीं है। अनुच्छेद यानी कि रोज लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य वो नहीं होता है। अनुच्छेद 80 में क्या गया है? अनुच्छेद जो 80 है उसमें कहा गया है कि राज्यसभा की जो संरचना है वो किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो अधिकतम इसमें 250 सदस्य हैं, ठीक है। 238 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से लिए गए हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। तो जो राज्यसभा की जो संरचना है वर्तमान में वो 250 सदस्य इसमें अधिकतम हो सकते हैं। वो किस तरीके से हो सकते हैं कि 238 जो होते हैं वो केंद्र और राज्य से, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य हैं उनसे लिए जाते हैं, और 12 जो है राष्ट्रपति उनको नामांकित करता है, जो साहित्य, कला वगैरह के क्षेत्र में करता है, ठीक है। ये कह दे रखा है इसमें आगे, कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवी के विशिष्ट योगदान के लिए जो 12 सदस्य होते हैं वो नामित होते हैं। आगे देख लेते हैं इसकी चुनाव प्रणाली होती है वो किस तरीके होती है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सहायता एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के हिसाब से होती है, ठीक है। यूपीएसआई में जो किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, वो पूछेगा क्या राज्यसभा भंग होती है? तो राज्यसभा हमारी भंग नहीं होती, क्योंकि उसके कार्यकाल जो होता है हमारा 6 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3, ठीक है, कुल सदस्यों का। आर्टिकल 81 जो होता है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 81 में लोकसभा की जो संरचना है उसके बारे में बताया गया है। तो लोकसभा की जो संरचना है वो किस तरीके, अधिकतम सदस्य जो होते हैं इसमें 252 होते हैं। कितने होते हैं? 252, ठीक है। सदस्य कितने होंगे? 252 सदस्य होंगे। 230 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, ठीक है, लोकसभा के, ठीक है। 20 केंद्र शासित प्रदेशों से 2 एंग्लो इंडियन नामांकित होते हैं, अब समाप्त कर दिए गए हैं। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन पहले नामांकित होते थे, तो एंग्लो इंडियन जो विदेशी नागरिक भारत में रहने वाले थे उनके लिए, ठीक है। वर्तमान स्थिति क्या है? कुल निर्वाचित सदस्य जो हैं 543 होते हैं, यानी कि कुल निर्वाचित जो सदस्य हैं वो 543 होते हैं, ठीक है, टोटल जो लोकसभा में होते हैं। अब एंग्लो इंडियन सदस्य नामांकित होते हैं, नहीं, अब नहीं होते, ठीक है, ये गलत है। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 82 है उसमें जो क्या कहा गया है? अनुच्छेद 82 में परिसीमन की बात की गई है, यानी कि डेलिमिटेशन की बात की गई है, प्रावधान है परिसीमन का अनुच्छेद 82 के अंतर्गत। तो हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। अब तक तो हुआ नहीं है सीटों का पुनर्निर्धारण, ठीक है, तो अभी कहाँ से हो जाएगा? 1971 के बाद में तो नहीं हुआ है, 1971 की जनगणना के अनुसार चल रही हैं चीज़ें। तो ये तो खैर अभी आर्टिकल जो 82 है इसके बारे में कहना गलती है। पूर्ण जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो 1976 में 1976 से 2001 तक जो स्थगन कर दिया गया था, यानी कि रोक दिया गया था। और 84वां संविधान संशोधन 2026 तक सीटें जो है स्थिर रख दी गई। 84वां संविधान संशोधन हुआ 2001 में, और उसका जो है उसके अनुसार इसे जो है सीटों को 2026 तक स्थगित कर दिया गया है, यानी अब ये सीटें नहीं बढ़ेंगी 2026 तक। ये संशोधन कर दिया गया 84वां संविधान संशोधन। तो इसलिए आप जो है इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। और जो 86 पे हुआ था, जो आर्टिकल 86 में जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को लेकर वो 2002 में हुआ था, ठीक है। ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इसको हटा देते हैं। देखो अब इसको पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य 1976 से 2001 तक जो सीटें थी लोकसभा की वो स्थगित कर दी गई थी, स्थगन कर दिया गया था, लेकिन 1976 से 2001 के बीच में। और जो 84वां संविधान संशोधन है वो 2026 तक सीटों को मतलब ऐसे ही बरकरार रहने के लिए कहा गया था। और जो 84वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2001 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो 86वां हुआ था ना, देखो, ठीक है, 84वां तो हो गया 2001 में, 2001 में हो गया, और 86वां हुआ था हमारा 86वां जो हुआ था वो 2002 में हुआ था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पे ख़त्म करते हैं आज इसे, बहुत लंबी वीडियो हुई होगी, और भाई इसमें शायद थ्योरी ज़्यादा थी इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें रखे नहीं। मैं मानता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला जो हमारा ये इसका जो टॉपिक आने वाला है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और उसमें आप देखना कितने धुआंधार तरीके से आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ देखते ही लगा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो में, तो जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।